सुबह का समय। राजेश चक पर पत्थर है, उसकी उंगलियां मिट्टी पर जादू कर रही हैं। एक सुंदर घड़ा आकार ले रही है। उसके चेहरे पर संतोष है, भले ही उसकी कुटिया बहुत साधारण है। अरे मन, आज भी तो जल्दी उठ गया। देखिए, आज मैंने कितना सुंदर घड़ा बनाया है। आज इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसकी दाल रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। अरे राजेश, सुबह सुबह ही मिट्टी में सना हुआ है। कब तक इस मिट्टी से दोस्ती निभाएगा? देखो, मैं तो रेशमी कपड़े घूमता हूँ और तू है कि हा हा हा। लाला जी, ये मिट्टी है तो मेरा जीवन है राजेश। इसी से मुझे दस्तावेज मिलते हैं और संतुष्टि जो शायद आप कभी नहीं समझ पाएंगे। संतुष्टि से पेट नहीं भरता राजेश, पेट भरता है पैसे से। खैर, सुना है तूने कुछ नए घड़े बनाए हैं, क्या कीमत है? मुझे तो शहर ले विक्रेता आकर्षित करते हैं। हाँ लाला जी, ये देखो, ये सुंदर और मजबूत घड़े हैं। एक घड़े की कीमत 2 रुपए। 2 रुपये? अरे, तू तो बेचने का सौदा कर रहा है राजेश। मैं तीनों 1 पैसे का सामान सारे घड़े उठा लूंगा। लेकिन लाला जी, मेरी मेहनत, मेरी राजेश लागत। अब ज्यादा नाटक मत करो, लिया है तो बताओ, नहीं तो मैं किसी और कुम्हार से ले लूंगा। वैसे भी तेरा घड़े मेरे बिना कौन खरीदेगा? गांव में तो कोई इतनी कीमत नहीं मिलेगी। राजेश का कहना है कि धनीराम की बात सही है। गांव में उसका घड़े दिखाने वाला कोई नहीं और शहर तक ले जाने के लिए उसके पास का उपाय नहीं। वो जबरदस्ती मन जाता है। ठीक है लाला जी, आप ले जाइए। यही हुई ना बात। ले भाई, ये पकड़ो अपने पैसे। वो राजेश को कुछ सिक्के देता है। और हाँ, अगले हफ्ते तक और तैयार रहना, मुझे और अधिक चाहिए। धनीराम लाला चला गया है। राजेश ने अपने पेट पर घुटने टेक दिए हैं। मैना उसके कंधे पर बैठ गई है। देखा मैना, ये दुनिया कितनी मुश्किल है। हमेशा के लिए आपके अधिकार के लिए शामिल है। लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करते रहना और नेकी का रास्ता नहीं छोड़ना। राजेश कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने और मिट्टी गांव से बाहर जंगल की ओर जा रहा है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो जमीन पर गिर गया है। उसके कपड़े फट गए हैं और वो दर्द से कराह रहा है। वो एक संत के रूप में दिखाई दे रहा है। उसकी आंखें मूंछें लंबी हैं। अरे बाबा, क्या हुआ? आप ठीक हैं तो हैं? बेटा, मैं एक राहगीर हूँ। रास्ते में पत्थर से लग गई और पैर मुड़ गया। बड़ी तकलीफ हो रही है और प्यास भी बहुत लगी है। अरे रे, चिंता मत करो बाबा, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। वह अपनी कमर से बंधी छोटी सी मटकी निकालती है जिसमें थोड़ा पानी है। ये आपके, पानी पी लीजिए। बूढ़ा संत पानी पीता है, आंखों में थोड़ी चमक आती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम तो मेरी जान बचाए। लेकिन अब मैं आगे कैसे चलूं? बाबा, आप चिंता न करें राजेश, मेरा घर पास में है। मैं आपको सहारा देकर वहां तक ले जाता हूँ। आज रात आप मेरी कुटिया में ही रुकिए। सुबह तक आपका पैर ठीक हो जाएगा। बूढ़ा संत आश्चर्य से राजेश को देखे। बेटा कुटिया में? लेकिन मैं तो एक अजनबी हूँ और बूढ़ा भी। सीमा संकट होगा। परेशान कैसे बाबा? सेवा का अवसर मिला है, यह मेरा सौभाग्य है। भिन्नता धीरे धीरे। राजेश संत को सहारा देता है और धीरे धीरे अपनी कुटिया की ओर ले जाता है। बूढ़े संत ने उसे एक गहरी दृष्टि से देखा है, मनो उसके अंदर कुछ टटोल आ रहा है। राजेश ने बोतल संत को अपनी कुटिया के अंदर चटाई पर लिटाया है। उसने अपने पास जो थोड़ा सा खाया था उसकी रोटियां बनाई हैं और एक सूखी सी सब्जी बनाई है। वो संत को खाना खिलाता है। पास में मैना सोता है। बाबा, मेरे पास यही साधारण भोजन है। भूख लगी होगी आपको। बेटा, इस साधारण भोजन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह किसी शाही व्यंजन में भी नहीं है। तुम वास्तव में एक नेक आत्मा हो। संत धीरे धीरे खाना खाते हैं। राजेश उनके पैर पर हल्की गर्म पट्टी छोड़ते हैं जो उन्होंने अपने पास जैसे पुराने कपड़ों से बनाई थी।
बाबा, अगर आपको दर्द हो तो बताओ राजेश। मैंने गांव में किसी वैद्य को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस समय कोई नहीं मिला। नहीं बेटा, हिंदू प्रेम ही सबसे बड़ा वैद्य है। अब मेरा दर्द कम हो रहा है। रात बजती है, सुबह होती है। संत कहते हैं उनका पैर काफी अच्छा होता है। बेटा राजेश, मुझसे जो दुआ की है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। तुम धन्य हो। यह तो मेरी अनुकूलता थी बाबा। तुमने मुझे आशीर्वाद दिया, यही मेरे लिए काफी है। तुम्हारी झोली से एक छोटा सा सूखा हुआ बीज निकला हुआ। राजेश, मैं सहारा कुछ देना चाहता हूँ। यह एक सामान्य बीज नहीं है। यह अपनी कुटिया के पीछे जहाँ सबसे प्रसिद्ध मिट्टी हो वहाँ बो दे। इसकी देखभाल करना और इस पर केवल सत्य और प्रेम का जल सींचना। ये बीज पट नेकी का फल है। राजेश बीज को अपने हाथ में लेता है। वो एक भूरा और बीजन सा बीज लगता है। बीज? हाँ बीज। इसका फल बहुत मीठा होगा, लेकिन याद रखें इसे केवल निस्वार्थ भाव से सींचना। अब मैं चलता हूँ, मेरा मार्ग बहुत भारी है। संत राजेश को आशीर्वाद देते हैं और धीरे धीरे दारा चले जाते हैं। राजेश उनसे मिले हुए हैं। उन्हें विश्वास नहीं है कि एक बीज से क्या हो सकता है, लेकिन वो संत की बात पर विश्वास करते हैं। राजेश ने किताब संत के बीज को अपनी कुटिया के पीछे सबसे अनोखी मिट्टी में बो दिया है। वो हर दिन उस जगह पर पानी देता है। कई दिन मिलते हैं, कुछ भी नहीं होता। मैना उसके पास आती है और चखती है। देखो मैना, कितने दिन हो गए, वह राजेश बीज अभी तक नहीं आया। क्या वो बाबा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ नामकरण ही दिया होगा। मुझे इंतजार करना होगा। राजेश अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता। वो हर सुबह और शाम को उस जगह पर पानी देता है, जैसे कोई छोटे बच्चे की देखभाल कर रहा हो। एक दिन अचानक एक छोटी सी हरी सी कंपल मिट्टी से झांकती है। राजेश, मैना, मैना, देखो, बीज उग आया। बीज तेजी से बढ़ता हुआ दिखता है। कुछ ही सामान्य में वो एक छोटा सा पौधा बन जाता है। अन्य पत्तियां गहरे हरे रंग की और थोड़ी चमकीली होती हैं। कोई भी सामान्य पौधा नहीं लगता है। इसका सुगंध भी मनमोहक है। यह तो अद्भुत है राजेश। बाबा ने सही कहा था। समय जारी होता है। वो छोटा पौधा अब एक मध्यम आकार के पेड़ में बदल गया है, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं। उसकी पत्तियां अब और भी चमकीली हैं, और एक दिन उस पर फल दिखना शुरू हो गया है। ये कोई भी फल समान नहीं है। वे रंग के हैं और रात में चमकते हैं, जैसे छोटे छोटे पौधे। उनका पूरा गांव में फैल गया है। ये राजेश तो मोती जैसे चमक रहे हैं। ये क्या है? राजेश एक फल तोड़ता है। जैसे वो उसे छूता है, एक फल खाने में मीठा और रसीला लगता है और उसे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास होता है। ये फल तो जादुई हैं, मैना। गांव में खबर है कि राजेश के घर के पीछे एक अद्भुत पेड़ है जिस पर चमकते हुए फल लगे हुए हैं। लोग दूर दूर से उसे देखने आते हैं। कुछ लोग राजेश के फल की बात करते हैं। राजेश के एक फल की कीमत दसियों लाख है, जो उसकी मिट्टी के घड़े से हर जगह सबसे ज्यादा है। राजेश अब अमीर है, लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं है। वो अब भी वैद्य है और नेक दिल इंसान है। वो अपने दोस्त का इस्तेमाल गांव के गरीबों की मदद करने के लिए करता है। वो गांव में एक कुआं खुदवाता है ताकि किसी को पानी की परेशानी न हो। वो मरीजों के लिए वैद्य की व्यवस्था की है। उसकी नेकी और भी बढ़ जाती है। राजेश भाई हो तो गांव की तकदीर बदल दी। हाँ, ये फल तो अमृत जैसे हैं और प्रिय दिल सोने का है। यह सब उस महान संत के आशीर्वाद का फल है। मैं तो बस निमित्त हूँ। धनीराम लाला ने राजेश की मसालों और पसंद को देखा है। वो प्यास से जल रहा है। वो अपनी हवेली में ही मन कोड़ रहा है। ये राजेश, कल तक जो 2 रुपये के घड़े बेवकूफ थे, आज उसके पास चमकते फल है और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। मेरा तो उनसे अलग कीमत पर घड़े खरीदकर अपना रुतबा बना था। ये सब कैसे हुआ? धनीराम लाला राजेश के पेड़ को देखने जाता है। वो पेड़ को चमकाते हुए लालच से भर जाता है। मुझे ये फल मिलना चाहिए। ये पेड़ मेरा होना चाहिए। फिर मैं बन जाऊंगा सबसे अमीर। वो राजेश के पास है। अरे राजेश, क्या हाल चाल है?
सुना है भारतीय पेड़ बहुत चमक रहा है, क्या बात है? सब भगवान की कृपा है लाला जी राजेश। यह तो एक संत का आशीर्वाद है। संत का आशीर्वाद? तो क्या तुम मुझसे भी एक दो फल नहीं दोगे? मैं तो सदैव से प्रभु बड़ा शुभचिंतक रहता हूँ। जरूर लाला जी राजेश। वह 2 फल धनीराम को देता है। धनीराम उन्हें झट से अपने कुर्ते में छिपा लेता है। ये तो बहुत मूल्यवान है, मैं उदाहरण बेचकर खूब पैसा कमाऊंगा। जोर से। अच्छा राजेश सुनो, मैं इस पेड़ के लिए कुछ पैसे देता हूँ, तुम इसे मुझे बेच दो। मैं बंद बॉन्ड मांग दी कीमत। नहीं लाला जी, यह पेड़ बिकाऊ नहीं है। यह संत का हुआ है और यह मेरे लिए दिया गया व्यापार का नहीं बल्कि विश्वास और नेकी का प्रतीक है। विश्वास? मूर्ख, पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं होती, वो नष्ट हो गया है। धनीराम लाला उन 2 फूलों को शहर में बेचने की कोशिश करता है। एक व्यापारी ने उसे देखकर आश्चर्यचकित कर दिया है और उन फूलों की काफी कीमत मिलती है। धनीराम की लालसा और बढ़ती जा रही है। उसने तय कर लिया है कि वो किसी भी तरह से इस पेड़ को हासिल कर सकता है। धनीराम लाला ने कहा कि अगर राजेश ट्री नकली नहीं है तो वो उसी संत को खोजेगा और उसने भी ऐसा ही कोई मछली बीज मांगा होगा। वो उसी रास्ते पर जाता है जहाँ राजेश को संत मिले थे। वो हर समूह के व्यक्ति को देखने वाला लगता है। मुझे वो संत जरूर मिलेगा, तब मैं भी राजेश से अमीर बनूंगा। कुछ दिनों की तलाश के बाद धनीराम का एक और बूढ़ा व्यक्तित्व है जो थका हुआ था और प्यासा है, ठीक वैसे ही जैसे वो संत थे। बेटा, बहुत प्यासा लगा है, क्या आधी पानी मिल सकती है? अरे बाबा, सुबह सवेरे ही भीख दोस्त और गए, मुझे क्या पता तुम संत हो या चोर। यहाँ जाओ से, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। धनीराम बूथ एक व्यक्ति को धोखा देता है और आगे बढ़ता है। बूढ़ा व्यक्ति मोह ले जाता है। धनीराम कई दिनों तक भटकता रहा है लेकिन उसे संत नहीं मिला। वो अपने घर लौट आता है। एक रात धनीराम लाला भोज राजेश के पेड़ के पास आता है। उसके हाथ में एक बड़ा थैला है और वो पेड़ से सभी चमकदार फलों को तोड़ने का इरादा रखता है। उसने सोचा कि रात के अंधेरे में किसी ने उसे नहीं देखा। हाँ, आज ये सारे फल मेरे होंगे, फिर मैं बनूंगा गांव का। जैसे ही धनीराम लाला पेड़ की कोशिश करता है, पेड़ से एक तेज रोशनी खराब होती है। फल और भी तेजी से चमकने लगते हैं, जो पूरी तरह से विशाल जगमगा की स्थिति है। मन, जिसके पास के शौक में सो रही, पेड़ से एक तेज रोशनी खराब होती है। ची ची ची। राजेश, जो अपनी कुटिया में सो रहा था, रोशनी और मैना की आवाजें जाग उठती हैं। वो बाहर निकल आता है। ये क्या हो रहा है राजेश? बहुत रोशनी। वो देखता है कि धनीराम लाला पेड़ के पास खड़ा है। उसके डॉक्टर और लालच का मिलन जुला भाव है। लाला जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये फल क्यों चमक रहे हैं? अरे राजेश, मैं तो बस देख रहा था कि पेड़ कैसा है। कुछ मोटरसाइकिल की आवाज सुनी थी, सोचा देख लूं। चोर, मुझे तो कोई दुकान नहीं दिखावटी आपकी। इतने में गांव के कुछ लोग भी रोशनी और शोर मचाते हुए वहां आ जाते हैं। वे धनीराम को पेड़ के पास खड़े हुए देखते हैं। अरे धनीराम लाला, आप यहाँ रात के समय क्या कर रहे हैं? ये रोशनी क्यों हो रही है? धनीराम शर्मा से पानी हो जाता है। वो अपनी चोरी जाने से डर जाता है। अगली सुबह गांव में एक हलचल मच होती है। एक शानदार शाही रथ गांव में प्रवेश करता है। इसमें बूढ़े संत उतरते हैं, लेकिन इस बार वे शाही पोशाक में उनके सिर पर मुकुट रखते हैं। उनके साथ सैनिक भी होते हैं। पूरा गांव चौंक जाता है। ये तो वही संत है, लेकिन ये तो राजा है। गांव के लोग राजा को देखकर झूम जाते हैं। राजा सीधे राजेश की कुटिया के पास आते हैं, जहां राजेश और धनीराम लाला रहते हैं। राजेश, मुझे पहचानते हो? बाबा, आप राजा हैं। मुझे पता नहीं था। हाँ राजेश, मैं इस राज्य का महाराजा विक्रम हूँ। मैं अपनी प्रजा का हाल देखने और उनकी नेकी और बुराइयों को परखने के लिए वेश स्वप्न स्मरण करता हूँ। तुम उस दिन बिना कुछ सोचे मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। उस छोटे से काम ने मेरा मन मोह लिया था। महाराज फिर धनीराम लाला की ओर मुड़ते हैं।
धनी राम डर के मारे कांप रहे हैं। और धनी राम, मैं भी जानता हूँ, वे लालची व्यापारी जो आपको स्टॉक बेचते हैं। जब मैं रास्ते में चला गया तब तुम मेरे पास से गुजरे थे, परंतु तुमने मेरी मदद करने के बजाय मुझे दुलार दिया था। धन का लाला इतना अंधेरा कर चुका है कि तुम नेकी और इंसानियत को भूल गए हो। महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं भूल गया। राजेश ने जो चमकते फल पैदा करने वाला पेड़ पाया है वह उसकी नेकी का फल है। मैंने उसे बीज दिया था ये जानने के लिए कि उसका दिल पवित्र है। उसने उस पेड़ के एक भी फल को अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नहीं खरीदा, बल्कि उसने पूरे गांव से धन कमाया। उसने नेकी का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। महाराज राजेश की ओर मुड़ते हैं। राजेश माउंटेन नेकी की मिसाल पेश करते हैं। तुम इस राज्य के सबसे धनी व्यक्ति हो क्योंकि तुम्हारे पास धन के साथ पवित्रता और दया का खजाना भी है। मैं इस गांव का मुखिया नियुक्त करता हूं और मैं अपने शाही खजाने से एक बड़ा पुरस्कार भी देता हूं ताकि आप और लोगों की मदद कर सकें। राजेश की आंखों में महाराज को प्रणाम है। और धनी राम, थोक व्यापारी और चोरी के प्रयास के लिए शेयरधारक सभी व्यावसायिक अधिकार छीनने के लिए हैं। इस गांव से तब तक बाहर रहना होगा जब तक तुम अपने लालच को त्याग कर सत्यनिष्ठा और नेकी का मूल्य नहीं समझोगे। राजेश अब गांव के मुखिया हैं। उन्होंने महाराज के धन से गांव में एक स्कूल की पढ़ाई की है, एक छोटा सा अस्पताल भी खरीदा है। वो अब भी अपनी मिट्टी के पोर्शन में काम करते हैं, लेकिन अब वो उन्हें सिर्फ अपने मन की संतुष्टि के लिए काम करते हैं। उनके चमचमाते पेड़ पर फल के फूल रहते हैं। उन्होंने गांव वालों की रुचि के लिए काम किया है। मैना अब भी उनके घर के आसपास चकती रहती है।